40वां अध्याय। मेरा भारत लौटना। अत्यंत आनंद के साथ मैं भारत की पवित्र हवा में फिर एक बार श्वास ले रहा था। हमारा जहाज राजपूताना 22 अगस्त 1935 को मुंबई के विशाल बंदरगाह में आकर खड़ा हो गया। जहाज से उतरते ही पहले ही दिन इसका स्वाद मुझे मिल गया कि आगे आने वाला वर्ष किस प्रकार मुझे अनवरत रूप से व्यस्त रखने वाला है। बंदरगाह पर मित्रगण फूलमाला लिए स्वागत के लिए खड़े थे। शीघ्र ही ताजमहल होटल के मेरे कक्ष में प्रेस संवाददाताओं और फोटोग्राफरों का तांता लग गया। मुंबई शहर मेरे लिए नया था। मुझे यह शहर उत्साहपूर्ण आधुनिक वातावरण से भरपूर लगा। इसमें अनेक प्रकारों से पाश्चात्य जगत का अनुकरण किया गया था। प्रशस्त मार्गों के दोनों ओर पंक्तिबद्ध ताड़ वृक्ष खड़े थे। भव्य सरकारी इमारतें पुराने मंदिरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। परंतु यहां दृश्यावलोकन के लिए हम लोग बहुत कम समय दे पाए, क्योंकि अपने गुरु तथा अन्य आत्मीय जनों से मिलने के लिए मैं अधीर हो रहा था। अपनी फोर्ड कार को सामान के डिब्बे में चढ़ाकर हम रेलगाड़ी से कोलकाता की ओर चल पड़े। जब हम हावड़ा स्टेशन पहुंचे तब वहां हमारा स्वागत करने के लिए इतनी विशाल भीड़ उपस्थित थी कि कुछ समय के लिए तो हम गाड़ी से नीचे ही नहीं उतर सके। कासिम बाजार के युवा नरेश और मेरा भाई विष्णु स्वागत समिति का नेतृत्व कर रहे थे। जिस प्रेम भाव के साथ और जिस विशाल स्तर पर हम लोगों का स्वागत किया गया, उसकी मैंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। आगे आगे कारों और मोटरसाइकिलों की एक कतार चल रही थी। ढोलकों और शंखों की आनंदपूर्ण ध्वनि हो रही थी और इस सब के बीच फूल मालाओं से सिर से पैर तक लदे श्री राइट, मिस ब्लेज और मैं एक कार में बैठे धीरे धीरे अपने पिताजी के घर की ओर बढ़ रहे थे। मेरे वृद्ध पिताजी ने मुझे इस प्रकार प्रगाढ़ आलिंगन में बांध लिया मानो मैं मरकर फिर जीवित हो गया हूं। काफी समय तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आनंद के अतिरेक के कारण दोनों के ही मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। भाई और बहनें, चाचा और चाचियां, चचेरे भाई बहन, कई वर्ष पहले मेरे छात्र रह चुके लोग, पुराने मित्रगण, सब मुझे घेरे खड़े थे और कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी आंखें नम ना हों। उस प्रेमपूर्ण पुनर्मिलन का दृश्य अब पुरानी स्मृतियों में संचित हो गया है, परंतु मेरे मानस पटल पर अभी भी वह स्पष्ट रूप से अंकित है। मेरे लिए वह अविस्मरणीय है। श्री युक्तेश्वर जी के साथ पुनर्मिलन का वर्णन करने के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। उस बारे में मेरे सचिव के वर्णन पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अपनी यात्रा दैनंदिनी में श्री राइट ने लिखा है, आज सर्वोच्च आशा एवं उत्कंठा अपने मन में लिए मैं योगानंद जी को कार से कोलकाता से श्रीरामपुर ले गया। रास्ते में विभिन्न प्रकार की दुकानें थीं। उनमें एक वह भी थी जहां योगानंद जी अपने कॉलेज के दिनों में प्रायः नाश्ता पानी करने जाया करते थे। अंततः हम लोग एक संकरी गली में घुसे जिसके दोनों ओर दीवारें थीं। फिर बाईं ओर मुड़ते ही सामने श्री युक्तेश्वर जी का दुमंजिला आश्रम, जिसकी जाली लगी हुई ऊपर की बालकनी कुछ आगे को निकली हुई थी। वहां शांतिपूर्ण एकांत था। गंभीर भक्तिभाव के साथ मैं योगानंद जी के पीछे पीछे दीवारों से घिरे आंगन में गया। हमारे हृदय तेजी से धड़क रहे थे। सीमेंट की पुरानी सीढ़ियों से, जिन पर निसंशय ही असंख्य साधक चले थे, हम लोग ऊपर जाने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारी उत्कंठा बढ़ती जा रही थी। हमारे सामने सीढ़ियों के सिरे पर चुपचाप आकर खड़े हुए वे महापुरुष स्वामी श्री युक्तेश्वर जी वहां खड़े किसी महान ऋषि के समान लग रहे थे। उनके परम पावन सानिध्य में खड़े होने के सौभाग्य के बोध से मेरा हृदय अत्यधिक आनंद से भर उठा। मेरी आतुर आंखों की दृष्टि अश्रुओं से धुंधली हो गई जब मैंने देखा कि योगानंद जी ने अपनी आत्मा की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने गुरु के सामने जमीन पर घुटने टेककर सिर झुकाते हुए पहले अपने हाथों से उनके चरणों का स्पर्श किया और फिर उन्हीं हाथों से अपने मस्तक का स्पर्श करते हुए गुरु की चरण व्रज अपने मस्तक पर धारण कर ली। इसके बाद योगानंद जी के उठ खड़े होते ही श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। शुरू में किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकले, किंतु हृदयों के तीव्र भाव अंतर की मौन वाणी में प्रकट हो रहे थे।
पुनर्मिलन के आनंद से उन दोनों की आंखें कैसी चमक रही थी। उस शांत बरामदे में एक अत्यंत कोमल भाव उमड़ रहा था, और मानो उस क्षण की गरिमा को बढ़ाने के लिए ही सूर्य भी अचानक बादलों से बाहर आ गया। परम गुरु के सामने घुटने टेककर उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैंने भी अपने हृदय की भक्ति एवं कृतज्ञता अर्पित की। लंबी तपस्या के कारण कठोर हुए उनके चरणों का स्पर्श कर मैंने उनका आशीर्वाद लिया। फिर मैंने खड़े होकर उनके सुंदर नेत्रों में झांका। उनकी आंखों में आत्मचिंतन की गहराई और आनंद की चमक थी। हम सभी ने उनके बैठक खाने में प्रवेश किया, जो एक ओर से पूरी तरह उस बालकनी की ओर खुला था जिसे सर्वप्रथम हमने सड़क से देखा था। श्री युक्तेश्वर जी सीमेंट के फर्श पर बिछे एक गद्दे पर एक पुराने दीवान का सहारा लेकर बैठ गए। योगानंद जी और मैं उनके चरणों के पास ही चटाइयों पर बैठ गए, जहां आराम से सहारा लेकर बैठने के लिए भगवे रंग के तकिए रखे थे। दो स्वामियों के बीच बंगला में चल रहे वार्तालाप का सार समझने की मैं निष्फल चेष्टा कर रहा था, क्योंकि मुझे जल्दी ही समझ में आ गया कि जब वे एक साथ होते हैं तो कभी अंग्रेजी में बात नहीं करते, जबकि स्वामी जी महाराज, लोग श्री युक्तेश्वर जी को इसी नाम से पुकारते हैं, अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकते हैं और प्रायः बोलते भी हैं। परंतु उस दिव्य महापुरुष की मन को उल्लसित कर देने वाली मुस्कुराहट और तेजस्वी आंखों से ही उनकी संत प्रकृति को मैंने आसानी से पहचान लिया। चाहे वे हंस हंस कर बातें कर रहे हों या गंभीर वार्तालाप कर रहे हों, उनके वाक्यों में वह अधिकार की दृढ़ता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही थी, जो ज्ञानी संतों का लक्षण है, जो जानते हैं कि वे जानते हैं, क्योंकि वे ईश्वर को जानते हैं। श्री युक्तेश्वर जी का गहन ज्ञान, उनकी ध्येय निष्ठा और उनका दृढ़ निश्चय हर प्रकार से व्यक्त हो रहा था। उन्होंने अत्यंत सादे वस्त्र पहन रखे थे, केवल धोती और कुर्ता, जो कभी गेरुए रंग में रंगे गए थे, परंतु अब फीके भगवे लग रहे थे। बीच बीच में मैं अत्यंत श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ उन्हें निहारता रहता था, और मैंने देखा कि उनका शरीर बड़ा और सुगठित है, जो संन्यास्त जीवन की तपश्चर्या और त्याग से कठोर बन गया है। उनकी देह भंगिमा भव्य है। चलते समय उनका शरीर सीधा रहता है और उनकी चाल में शालीनता है। उनकी उल्लासपूर्ण ठहाकेदार हंसी सीधे छाती की गहराइयों से आती है, जिसके कारण उनका पूरा शरीर हिलता और थरथराता है। उनके गंभीर चेहरे पर कुछ ऐसा तेज है कि उन्हें देखते ही उनके दैवी सामर्थ्य की स्पष्ट कल्पना हो जाती है। बीचों बीच विभक्त किए हुए केश माथे के आसपास सफेद हैं, और अन्य स्थानों पर कहीं रजतीय सुनहरे हैं तो कहीं रजतीय काले, और कंधों पर आकर घुंघराली लटों का रूप ले लेते हैं। उनकी दाढ़ी मूछें पतली सी हैं, और इनसे उनके मुखमंडल की शोभा और भी बढ़ती प्रतीत होती है। उनका ललाट पीछे की ओर चढ़ता गया है, जैसे आसमान की ओर चढ़ रहा हो। उनकी आंखें काली हैं और उनमें आकाशी नीली आभा है। नाक काफी बड़ी और कुछ मोटी सी है, जिसे वे जब खाली बैठे हों तो बच्चों की भांति अपनी उंगलियों से हिलाते डुलाते रहते हैं। जब वे शांत बैठे हों तब उनका मुख दृढ़ और कठोर लगता है, परंतु उसमें कोमलता की सूक्ष्म झलक भी दिखाई देती है। कमरे में चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर मैं समझ गया कि भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति उनकी अनासक्ति ही उसकी जर्जर सी अवस्था का कारण है। लंबे कमरे की सफेद दीवारों पर हवा पानी के प्रभाव से धब्बे पड़े हैं, और कहीं कहीं नीचे के पलस्तर की फीके नीले रंग की धारियां दिखाई दे रही हैं। कमरे में एक तरफ भक्ति भाव से अर्पित सादी सी पुष्पमाला से सजी हुई लाहिड़ी महाशय की फोटो टंगी हुई है। योगानंद जी की भी एक पुरानी फोटो टंगी हुई है। यह फोटो उस समय की है जब योगानंद जी पहली बार बॉस्टन पहुंचे थे। फोटो में योगानंद जी धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य प्रतिनिधियों के साथ खड़े हैं। वहां प्राचीनता और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम दिखाई पड़ता है। शीशे का एक विशाल फानूस लटक रहा है, पर बहुत दिनों से उसका प्रयोग न होने के कारण मकड़ी के जालों से ढक सा गया है, और दीवार पर वर्तमान वर्ष का कैलेंडर टंगा हुआ है। संपूर्ण कमरे में शांति और सुख की महक है। बालकनी से बाहर ताड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष मौन प्रहरी की भांति खड़े दिखाई देते हैं।
श्री युक्तेश्वर जी के ताली बजाने भर की देर है कि तत्क्षण ही कोई ना कोई बाल शिष्य उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने के लिए पहुंच जाता है। बाल शिष्यों में एक है प्रफुल्ल। इस दुबले पतले बालक के लंबे लंबे काले बाल हैं, चमकदार काली आंखें हैं और अत्यंत मधुर मुस्कान उसके होठों पर खेलती रहती है। जब वह मुस्कुराता है तो उसके मुख के कोने ऊपर की ओर उठ जाते हैं और आंखें चमकने लगती हैं, जैसे सांध्य प्रकाश के समय आसमान में तारे और दूज का चांद अचानक साथ साथ निकल आए हों। अपनी उपज के लौट आने पर श्री युक्तेश्वर जी का अपार हर्ष छिप नहीं रहा है और उनकी उपज की उपज अर्थात मेरे बारे में भी उन्हें काफी जिज्ञासा प्रतीत होती है। परंतु उस महापुरुष के स्वभाव में ज्ञान की प्रधानता उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोकती है। गुरु दर्शन के लिए जाने पर गुरु चरणों में कोई भेंट अर्पण करने की प्रथा के अनुसार योगानंद जी ने भी अपने गुरु को कुछ उपहार अर्पण किए। बाद में हम लोगों ने चावल और सब्जियों का सादा परंतु अच्छी तरह पकाया गया भोजन किया। मुझे अनेक भारतीय रीतियों का पालन करते देख, उदाहरणार्थ हाथ से भोजन करना, श्री युक्तेश्वर जी प्रसन्न हुए। कई घंटों तक बंगाली भाषा में वार्तालाप और प्रेमपूर्ण मुस्कुराहटों एवं आनंदपूर्ण दृष्टिपातों के आदान प्रदान के बाद हमने श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में प्रणाम कर उनसे विदा ली और उस पुण्य दर्शन की चिरस्थायी स्मृति अपने हृदय में धारण किए कोलकाता लौटने के लिए निकल पड़े। वर्णन तो मैं मुख्यतः परम गुरु के बाह्य स्वरूप का ही कर रहा हूं, परंतु उनके आध्यात्मिक ऐश्वर्य का मुझे सदैव भान रहा। मैंने उनके अपूर्व सामर्थ्य को अनुभव किया और उस अनुभव को मैं एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में सदा के लिए संजो कर रखूंगा। इन शब्दों में श्री राइट ने श्री युक्तेश्वर जी का वर्णन किया। अमेरिका, यूरोप और फिलिस्तीन से मैं श्री युक्तेश्वर जी के लिए अनेक उपहार लाया था। उन्होंने वे उपहार मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिए, पर कहा कुछ नहीं। जर्मनी में मैंने स्वयं अपने उपयोग के लिए एक छाता युक्त छड़ी खरीदी थी। भारत आने के बाद मैंने वह छड़ी गुरुदेव को अर्पित करने का निर्णय किया। यह उपहार मुझे सचमुच बहुत पसंद आया। यह कहते हुए मेरे गुरुदेव ने अत्यंत प्रेम भरी दृष्टि मुझ पर डाली। आमतौर पर अपनी भावनाओं को वे इस तरह शब्दों में व्यक्त नहीं करते थे। सब उपहारों में से यह छड़ी ही ऐसी थी जिसे वे उनसे मिलने के लिए आने वाले लोगों को दिखाते थे। गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठक खाने के लिए नया कालीन लाना चाहता हूं। मैंने देखा था कि श्री युक्तेश्वर जी का व्याघ्र चर्म पुराने फटे हुए कालीन पर बिछा हुआ है। यदि तुम्हारी इच्छा है तो ले आओ। मेरे गुरुदेव के स्वर में कोई उत्साह नहीं था। पर देखो, मेरा व्याघ्र चर्म कितना अच्छा और स्वच्छ है। अपने इस छोटे से राज्य का मैं राजा हूं। इसके बाहर विशाल जगत है जिसमें लोग केवल बाह्य वस्तुओं में ही रुचि रखते हैं। उनके मुख से इन शब्दों को सुनते ही मुझे लगा जैसे समय मुझे पीछे ले गया है। फिर एक बार मैं युवा शिष्य बन गया हूं जो प्रतिदिन उनके अनुशासन की अग्नि में शुद्ध होता जा रहा था। श्रीरामपुर और कोलकाता से अवकाश मिलते ही मैं श्री राइट के साथ रांची के लिए रवाना हो गया। कितना भव्य स्वागत हुआ वहां, एकदम हृदय स्पर्शी। मेरी 15 वर्षों की अनुपस्थिति में विद्यालय की ध्वजा को फहराते रखने वाले निस्वार्थी शिक्षकों को गले लगाते समय मेरी आंखें छलछला उठी। आश्रमवासी छात्रों के और प्रतिदिन अपने घर से आने वाले छात्रों के दमकते चेहरे और प्रफुल्ल मुस्कुराहटें उन्हें मिल रही शिक्षा और योग प्रशिक्षण की उपयुक्तता के पर्याप्त प्रमाण थे। परंतु अफसोस, यह सब होते हुए भी रांची विद्यालय को भीषण अर्थ संकट का सामना करना पड़ रहा था। कासिम बाजार के पुराने महाराजा सर मणिचंद्र नंदी, जिनका राजमहल विद्यालय भवन बन गया था और जिन्होंने कई बार विपुल दान भी दिया था, अब स्वर्ग सिधार चुके थे। पर्याप्त जन सहयोग न मिलने के कारण विद्यालय के अनेक लोकोपकारी अंग दारुण संकट में थे। अमेरिका में इतने वर्ष मैंने उसके व्यावहारिक ज्ञान और बाधाओं का डटकर सामना करने के गुणों में से कुछ न कुछ आत्मसात किए बिना ही नहीं बिता दिए थे। एक सप्ताह तक मैं नाना जटिल समस्याओं से जूझते हुए रांची में रहा। उसके बाद कोलकाता के प्रमुख नेताओं और शिक्षाविदों से मेरी भेंट का क्रम शुरू हो गया। कासिम बाजार के नए युवा महाराजा से भी मैंने लंबी बातचीत की। पिताजी से आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध किया
और इस सब का परिणाम यह हुआ कि रांची विद्यालय की लड़खड़ाती नींव स्थिर होने लगी। ठीक समय पर मेरे अनेक अमेरिकी शिष्यों से भी काफी दान प्राप्त हो गया। भारत लौटने के बाद कुछ ही महीनों में रांची के विद्यालय की कानूनी तौर पर रजिस्ट्री कर पाने की खुशी भी मुझे मिल गई। इस प्रकार चिरस्थायी निधि योग शिक्षा केंद्र का मेरा जीवन स्वप्न साकार हो गया। मेरे इसी स्वप्न ने 1917 में केवल 7 विद्यार्थियों के साथ इस विद्यालय की शुरुआत करने में मुझे प्रेरित किया था। योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय के नाम से चल रहे इस विद्यालय में माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय के कक्षा वर्ग खुले प्रांगण में चलते हैं। आवासीय और प्रतिदिन आने वाले दोनों ही प्रकार के छात्रों को कोई ना कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। स्वायत्त समितियों के माध्यम से अपने अनेक कार्यकलापों का छात्र स्वयं ही परिचालन करते हैं। अपने शिक्षक जीवन के आरंभ में ही यह बात मेरे ध्यान में आ गई थी कि बच्चों को जहां शिक्षकों को मात देने में नटखट आनंद मिलता था, वहीं अपने साथ ही छात्रों द्वारा बनाए गए नियमों का वे खुशी खुशी पालन करते थे। मैं स्वयं भी कभी आदर्श छात्र नहीं रहा था, अतः बच्चों की सब शरारतों और समस्याओं के प्रति मेरे हृदय में सदा पूर्ण सहानुभूति रहती थी। बच्चों को खेल कूद में प्रोत्साहन दिया जाता है। हॉकी और फुटबॉल के खेलों से मैदान गूंजते हैं। प्रतियोगिताओं में रांची विद्यालय के विद्यार्थी प्रायः कप जीतते हैं। छात्रों को अपनी इच्छा शक्ति के बल से मांसपेशियों में शक्ति संचार करने की योगदा प्रणाली सिखाई जाती है, जिसमें मानसिक बल से शरीर के किसी भी हिस्से में प्राण शक्ति का संचार किया जाता है। उन्हें योगासन तथा तलवार और लाठी चलाना भी सिखाया जाता है। इस विद्यालय के प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित छात्रों ने बाढ़, अकाल आदि संकट काल में अपने प्रांत की प्रशंसनीय सेवा की है। बच्चे बागवानी करके अपने लिए सब्जियां भी पैदा कर लेते हैं। कोल, संथाल और मुंडा आदि प्रांत की आदिवासी जनजातियों के लिए प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा हिंदी माध्यम में दी जाती है। केवल लड़कियों के लिए कक्षाएं आसपास के गांव में चलाई जाती हैं। रांची के विद्यालय की अपूर्व विशिष्टता यह है कि यहाँ क्रिया योग की दीक्षा दी जाती है। बालक नियमित आध्यात्मिक साधना और गीता पाठ करते हैं। उन्हें उपदेश एवं प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा सादगी, त्याग, आत्मसम्मान एवं सत्यानुशीलन की शिक्षा दी जाती है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि बुराइयों से दुख ही मिलता है और अच्छाइयों से सच्चा सुख प्राप्त होता है। बुराइयों की तुलना विष मिश्रित शहद के साथ की जा सकती है, जो खाने का लालच तो मन में पैदा करती है, पर मृत्यु से लदी हुई होती है। एकाग्रता की प्रविधियों के अभ्यास द्वारा शरीर एवं मन की चंचलता को अपने वश में कर लेने की प्रक्रिया के आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए हैं, जिसके कारण रांची में 9-10 वर्ष के छोटे से बालक का घंटे भर या उससे भी अधिक समय तक स्थिर आसन में आध्यात्मिक नेत्र पर स्थिरता पूर्वक दृष्टि लगाए बैठे दिखाई देना कोई नई बात नहीं है। बगीचे में एक शिव मंदिर है, जिसमें परम पूज्य लाहिड़ी महाशय का चित्र भी प्रतिष्ठापित है। आम्र वृक्षों की घनी छाया में दैनिक प्रार्थनाएं एवं शास्त्राध्ययन होता है। विद्यालय के अहाते में एक और स्थित योगदा सत्संग सेवाश्रम हजारों गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा करता है तथा उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी देता है। रांची समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। वहां की जलवायु समशीतोष्ण है। विद्यालय 20 एकड़ भूमि में बसा है। यह भूमि स्नान योग्य एक बड़े तालाब के साथ है, जिस पर बना हुआ बगीचा भारत के सर्वोत्कृष्ट निजी बगीचों में से एक है। यहाँ 500 फल वृक्ष हैं, आम, खजूर, अमरूद, लीची, कटहल आदि। रांची के पुस्तकालय में असंख्य पत्रिकाएं और अंग्रेजी तथा बंगला भाषा की हजारों पुस्तकें हैं, जो पूर्व तथा पश्चिम के लोगों से उपहार स्वरूप मिली हैं। विश्व के सभी शास्त्रों के ग्रंथों का संग्रह भी यहाँ है। एक सुवर्गीकृत संग्रहालय में पुरातत्व, भूविज्ञान तथा मानव विज्ञान संबंधी अनेक वस्तुएं एवं तरह तरह के रत्नों को प्रदर्शित किया गया है। इनमें से अधिकतर वस्तुएं ईश्वर की विशाल धरती के विभिन्न देश प्रदेशों में मेरे भ्रमण के स्मृति चिन्ह हैं। रांची के विद्यालय के समान ही योग प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ साथ आवासीय व्यवस्था से युक्त शाखा हाई स्कूल खोले गए हैं और ये सभी विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर हैं। ये शाखाएं हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में लखनपुर स्थित
योगदा सत्संग विद्यापीठ यानी विद्यालय तथा मिदनापुर जिले में स्मालीचक स्थित योगदा स्कूल एवं आश्रम। 1939 में दक्षिणेश्वर में गंगा किनारे एक भव्य योगदा मठ की स्थापना हुई। कोलकाता से कुछ ही मील की दूरी पर उत्तर में स्थित यह आश्रम शहरवासियों के लिए एक रमणीय शांति स्थल है। दक्षिणेश्वर स्थित यह मठ योगदा सत्संग सोसाइटी उसके सारे विद्यालयों तथा भारत के विभिन्न स्थानों में स्थित उसके केंद्रों एवं आश्रमों का मुख्यालय है। योगदा सत्संग सोसाइटी कानूनी तौर पर अमेरिका में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में स्थित इसके अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप से संबद्ध है। योगदा सत्संग की गतिविधियों में संपूर्ण भारत में रहने वाले अपने साधकों को प्रति माह डाक द्वारा योगदा पाठ भेजना सम्मिलित है। इन पाठों में शक्ति संचार, एकाग्रता एवं ध्यान की योगदा प्रविधियों का सविस्तार वर्णन है। क्रिया योग की उच्चतर दीक्षा लेने के लिए जो बाद में पाठों के माध्यम से केवल योग्य साधकों को ही दी जाती है, इन प्रविधियों के निष्ठापूर्ण अभ्यास द्वारा स्वयं को तैयार करना आवश्यक होता है। योगदा सत्संग की शैक्षणिक, आध्यात्मिक तथा जनहितैषी गतिविधियों के लिए भारी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों की निष्ठापूर्ण सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ मैं उन शिक्षकों एवं कर्मचारियों के नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उनकी सूची बहुत बड़ी बन जाएगी, परंतु उनमें से प्रत्येक व्यक्ति का मेरे हृदय में एक निश्चित उज्जवल स्थान है। श्री राइट ने रांची के अनेक बालकों के साथ मित्रता स्थापित कर ली थी। सादी धोती पहनकर काफी समय तक वे उन सबके साथ रहे। मुंबई, रांची, कोलकाता, श्रीरामपुर, जहां जहां भी वे मेरे साथ गए, सविस्तार सुंदर वर्णन लिखने की नैसर्गिक योग्यता से युक्त मेरे इस सचिव ने अपनी यात्रा दैनंदिनी में उन सब स्थानों का सविस्तार वर्णन लिखा है। एक दिन शाम को मैंने उनसे पूछा, डिक, भारत के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? विचार मग्न होते हुए उन्होंने कहा, शांति। यहां के लोगों के स्वभाव में ही शांति है।